हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट में बात करेंगे थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। हम पहले देख चुके हैं, पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। और आज हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेस की। तो फर्स्ट थ्योरी है हमारी आर्रेनियस थ्योरी। अब ये जो चैप्टर है हमारा आर्रेनियस थ्योरी का जो टॉपिक है, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है एसिड और बेस की स्टार्टिंग में, कि आर्रेनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, या हम बोल सकते हैं केमिस्ट थे, जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया। ये कब दिया? 1884 में दिया। तो हमने देखा था पहले भी इस कंसेप्ट को कि इस थ्योरी के हिसाब से, आर्रेनियस के हिसाब से, एसिड क्या होते हैं? ऑल सब्सटेंसेस व्हिच गिव H+ आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। मतलब जो सब्सटेंसेस वाटर में डिसॉल्व करने पर H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं या रिलीज करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। और बेस क्या होते हैं? बेस वो होते हैं जो वाटर में क्या दें हमें? OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करें। तो एसिड तो वो होते हैं जो वाटर में H+ आयन रिलीज करते हैं, और बेस क्या होते हैं? जो वाटर में डिसॉल्व करने पर OH- आयन रिलीज करते हैं। अब इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स हमें देखने हैं। तो इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स में अगर हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, एन एसिड और बेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर स्प्लिट्स इनटू आयंस, दिस इज नोन एज आयोनाइजेशन। मतलब कि एसिड और बेस को जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो वो आयंस में क्या हो गए? स्प्लिट हो गए या डिसोसिएट हो गए। तो उन्हें हम क्या उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन बोलते हैं। सेकंड हम देखें कि किसी भी एसिड और बेस का डाइल्यूशन करने पर, किसी भी एसिड और बेस का डाइल्यूशन करने पर उनमें जो आयंस आयंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। किसी भी एसिड और बेस का जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो एसिड और बेस में जो आयंस हैं वो क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। इस प्रोसेस को क्या हम बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसोसिएशन ऑफ आयंस। क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन ऑफ आयंस। थर्ड हमारा इसमें पॉइंट है, देखो, कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ एसिड और बेस जो जिसे हम बोलते हैं वीक एसिड वीक बेस, वो पार्शियली आयोनाइज होते हैं। तो हाँ, ऐसा है कि किसी भी एसिड का 100% आयोनाइजेशन नहीं होता, या किसी भी बेस का 100% आयोनाइजेशन नहीं होता। तो कुछ फ्रैक्शन में एसिड और बेस का आयोनाइजेशन होता है। तो एक टर्म हम यहाँ पर पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या नाम है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? द फ्रैक्शन ऑफ द एसिड और बेस which dissociate into ions is called its degree of dissociation। मतलब कि एसिड और बेस का कितने फ्रैक्शन, मतलब कितना पार्ट डिसोसिएट हो रहा है आयंस में, वही उस एसिड और बेस की क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगी। तो यही बोल रखा है यहाँ पर, द फ्रैक्शन ऑफ एसिड और बेस विच डिसोसिएट इनटू आयंस। मतलब एसिड और बेस का कितना पार्ट या कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट हो रहा है आयंस में, वही उस एसिड और बेस की क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगी। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम डिनोट करते हैं अल्फा से। किससे करते हैं? अल्फा से। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या होगा कि टोटल नंबर, मतलब इसका क्या मतलब है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में से कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे हैं आयंस में, वही उस एसिड और बेस की क्या होगी? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगी। अगर हम आगे देखें, फोर्थ पॉइंट है हमारा, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एसिड और बेस। मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसे हमने अल्फा से रिप्रेजेंट किया था, वो किस पे डिपेंड करती है? एसिड और बेस की नेचर पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, अगर एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू भी ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें आयंस ज्यादा डिसोसिएट होंगे, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि द इलेक्ट्रिकल करंट इज कैरिड बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस। आयंस का जब मूवमेंट होता है तो हमारी क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। अगर इन आयंस की मोबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब ये आयंस ज्यादा मूव करेंगे या आयंस की मोबिलिटी ज्यादा होगी, तो कंडक्ट एसिड और बेस की कंडक्टिविटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, एक चीज ध्यान रखना कि H+ आयन जो है, H+ आयन का क्या मतलब है?
H प्लस आयन का मतलब है कि एक प्रोटॉन और कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन की हम बात कर रहे हैं। तो जहां भी अगर प्रोटॉन लिखा दिखता है हमें, उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है H प्लस आयन। क्या होता है? H प्लस आयन। तो H प्लस आयन एग्जिस्ट नहीं करता इंडिविजुअल, मतलब H प्लस आयन अगर हम देखें तो ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता इंडिविजुअली, क्योंकि H प्लस आयन का मतलब है 0 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन, सिर्फ एक प्रोटॉन ही है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या करता है, H प्लस आयन जो होता है वो अटैच हो जाता है वाटर के मॉलिक्यूल से और हमारा क्या फॉर्म कर लेता है, हाइड्रोनियम आयन, जिसे हम बोलते हैं H3O+। H प्लस आयन किसके साथ अटैच हो जाता है, H2O के साथ, और क्या फॉर्म कर लेता है, H3O+, यानी हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेता है। तो यही ये लिख रखा है, द H प्लस आयन डू नॉट एग्जिस्ट एज सच एंड एग्जिस्ट इन कॉम्बिनेशन विद मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O एज H3O+ आयन, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो यहां पर एग्जांपल अगर हम देखें, HCl को हमने वाटर में डिसोल्व किया तो यहां से H प्लस आयन क्या हुआ, रिलीज हुआ HCl में से, क्या बना हमारा H3O+ हाइड्रोनियम आयन और Cl- बाहर निकल गया। अगर हम देखें यहां पर देखो H प्लस यहां से रिलीज हुआ था, H प्लस ने क्या करा, H2O के साथ अटैच हो गया H प्लस और क्या बना लिया हमारा हाइड्रोनियम आयन H3O+ बना लिया। अगर बेस की बात करें, जैसे NOH एक बेस है, इसे हमने वाटर में डिसोल्व किया तो ये आयंस में सेपरेट हुआ Na+ और OH- आयन, यानी बेस ने हमें क्या दिया, OH- आयन रिलीज किया वाटर में। NH4OH ये भी बेस है, ये किसमें, ये आयंस में डिसोसिएट हुआ तो NH4+ बना और OH- बना। तो ये बेस हुआ क्योंकि इसने हमें क्या दिया, वाटर में डिसोल्व करने पर OH- आयन दिया। नेक्स्ट हम देखें लिमिटेशंस ऑफ आर्रेनियस थ्योरी। लिमिटेशंस ऑफ आर्रेनियस थ्योरी मतलब आर्रेनियस थ्योरी की क्या क्या कमियां हैं। तो अगर हम देखें पहली कमी या पहली लिमिटेशन की मैं अगर बात करूं तो आर्रेनियस के हिसाब से कोई भी एसिड और बेस वो कब नेचर शो करता है एसिड और बेस की, जब वो वाटर में डिसोल्व करता है, वाटर में डिसोल्व होता है। यानी आर्रेनियस के हिसाब से सिर्फ हमें सॉल्वेंट क्या लेना पड़ेगा, वाटर लेना पड़ेगा, यानी एक्वस सॉल्यूशंस में ही इट इज एप्लीकेबल ओनली टू एक्वस सॉल्यूशन। मतलब आरएनएस की जो थ्योरी है उसके हिसाब से जो एसिड और बेस है वो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशंस पे ही डिपेंड करते हैं, मतलब एक्वस सॉल्यूशन होगा तभी एसिड और बेस अपनी प्रॉपर्टीज शो करेंगे। तो फॉर द एसिड और बेसिक प्रॉपर्टीज द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। मतलब कोई भी सब्सटेंस और एसिड और बेस की तरह तब बिहेव करेगा जब सॉल्वेंट हम क्या ले रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं या वाटर ले रहे हैं। तो ये एक लिमिटेशन है आरएनएस थ्योरी की। सेकंड अगर हम देखें तो सेकंड हमारा क्या है कि ये अभी हमने देखा, तो ये कंसेप्ट जो है, द कंसेप्ट डज नॉट एक्सप्लेन द एसिड और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेसिस इज नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्वेंट मतलब नॉन एक्वस सॉल्वेंट यानी वाटर के अलावा कोई भी सॉल्वेंट है तो उसमें ये जो थ्योरी है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। थर्ड हम देखें तो कुछ कंपाउंड्स हमारे होते हैं, कुछ कंपाउंड्स हमारे होते हैं जैसे NH3 हुआ और Na2CO3 हुआ। ये कुछ कंपाउंड्स है जो कि कौन से नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। आरएनएस के हिसाब से तो क्या होता है, आरएनएस के हिसाब से बेस क्या होता है, जो कि OH- आयन रिलीज करे वाटर में। पर अगर हम इन कंपाउंड्स के देखें NH3 और Na2CO3 को, इनमें कोई OH- आयन है क्या, नहीं है, तब भी ये कौन सी नेचर के हैं, बेसिक नेचर के हैं। तो आरएनएस इस चीज को या इस कंसेप्ट को हमें क्या नहीं कर पाया, इस कंसेप्ट को बता नहीं पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखें तो कुछ अभी हमने देखा कुछ कंपाउंड्स का। अब ये जो कंपाउंड्स है SO2, P2O5, CO2, NO2, ये कौन सी नेचर के होते हैं, ये एसिडिक नेचर के होते हैं और ये सारे क्या है, नॉन प्रोटिक। अब नॉन प्रोटिक का क्या मतलब है, नॉन प्रोटिक का मतलब है इनमें H+ आयन है क्या, SO2, P2O5, CO2, NO2 में, तो इनमें H+ आयन प्रेजेंट नहीं है, यानी ये कैसे हैं, नॉन प्रोटिक है और तब भी इनकी नेचर कैसी है, एसिडिक नेचर है। तो आरएनएस ने तो हमें क्या बताया था कि कोई भी सब्सटेंस एसिड कब होता है, जब वो उसमें वो क्या करता है, वाटर में H+ आयन रिलीज करता है। पर इनके पास तो H+ आयन है नहीं और ये एसिडिक नेचर के हैं, तो ये आरएनएस हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट हम देखें कुछ सोल्ट होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लूं AlCl3।
इसे हम क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये जो है इसकी नेचर कैसी है, एसिडिक है। ये क्या है, एक तरह का सॉल्ट है AlCl3, इसकी नेचर कैसी है, एसिडिक नेचर है। तो आरएनईएस इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि एसिड होने के लिए आरएनईएस की हिसाब से क्या होना चाहिए, H+ आयन रिलीज होना चाहिए। अब इसके पास H+ आयन है नहीं इस सोल्ट के पास, तब भी ये कौन सी नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। तो इस चीज को आरएनईएस एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब नेक्स्ट हमारी जो थ्योरी है वो है हमारी ब्रोंस्टेड एंड लोरी की थ्योरी। ये दो क्या थे, हमारे दो केमिस्ट थे, ब्रोंस्टेड एंड लोरी। उन्होंने एसिड और बेस का हमें कंसेप्ट दिया, या हम बोल सकते हैं एसिड और बेस की एक थ्योरी दी। तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय ब्रोंस्टेड, अ डेनिश केमिस्ट, एंड लोरी, एन इंग्लिश केमिस्ट, इंडिपेंडेंटली इन 1923। ये थ्योरी कब आई थी, 1923 में। ये किसने दी थी, ब्रोंस्टेड एंड लोरी ने। तो इस थ्योरी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू इस थ्योरी के हिसाब से एसिड हमारा क्या होगा, एसिड हमारा वो होगा जो प्रोटॉन डोनर हो। प्रोटॉन क्या हो, प्रोटॉन डोनर हो। प्रोटॉन डोनर मतलब, प्रोटॉन का मतलब मैंने बताया था, प्रोटॉन का मतलब होता है H+ आयन। प्रोटॉन का क्या मतलब होता है, H+ आयन। तो अकॉर्डिंग टू इट, एन एसिड इज अ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल और आयन विच हैज अ टेंडेंसी टू रिलीज द प्रोटॉन। एक चीज ध्यान रखना, जो सब्सटेंस प्रोटॉन को डोनेट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोटोजेनिक बोलते हैं। और जो सब्सटेंस प्रोटॉन को गेन करते हैं उन्हें हम प्रोटोफिलिक बोलते हैं। जो सब्सटेंस H+ आयन रिलीज करते हैं, यानी प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, उन्हें तो हम क्या बोलते हैं, प्रोटोजेनिक बोलते हैं। और जो सब्सटेंस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोटोफिलिक बोलते हैं। तो ब्रोंस्टेड एंड लोरी थ्योरी के हिसाब से एसिड क्या होता है, एसिड वो होता है जो प्रोटॉन डोनर होता है। प्रोटॉन डोनर होता है, यानी जो प्रोटॉन को क्या करता है, रिलीज करता है। अभी मैंने बताया था प्रोटॉन क्या होता है, H+ आयन होता है, ठीक है। और बेस क्या होगा, बेस वो होता है जो H+ आयन को क्या करता है, गेन करता है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होता है वो क्या होता है, बेस। तो प्रोटॉन डोनर तो हमारा क्या हो गया, एसिड, और बेस हमारा क्या हो गया, बेस हमारा हो गया प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल से इसे देखें, जैसे ये एग्जांपल है HCl + H2O। अब यहाँ हमारा क्या बना, H3O+ + Cl-। यहां अगर हम ध्यान से देखें तो HCl ने क्या करा है, H+ आयन क्या किया है, रिलीज किया है, H+ आयन रिलीज किया, और क्या बन गया, Cl-। और H2O ने क्या किया है, ये H+ आयन गेन किया है, और क्या बना हमारा, H3O+। तो जब HCl H+ आयन डोनेट कर रहा है तो ये तो यहाँ पर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह, और H2O H+ आयन एक्सेप्ट कर रहा है, और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो यही लिख रखा है, इन दिस रिएक्शन HCl acts as an acid because it donates a proton to water molecule, on the other hand behaves as a base by accepting a proton। मतलब HCl ने तो प्रोटॉन डोनेट किया है तो वो एसिड हुआ, और H2O ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है तो वो क्या हुआ, बेस हुआ, ठीक है। एक नोट हमें यहाँ पे ध्यान देना है, जो ब्रोंस्टेड एंड लोरी थ्योरी है इसका एक और नाम है क्या, प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर थ्योरी। ब्रोंस्टेड एंड लोरी थ्योरी का एक और नाम है प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर थ्योरी, क्योंकि इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, यानी H+ आयन की बात कर रहे हैं। देखो कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे CH3COOH + H2O है, क्या बना हमारा, H3O+ + CH3COO-। अगर हम ध्यान से देखें तो CH3COOH ने क्या किया, H+ आयन डोनेट किया, वही H+ आयन किसने एक्सेप्ट किया है, H2O ने एक्सेप्ट किया, और क्या बना हमारा, H3O+ बना। यानी एसिड, यहाँ पर एसिड की तरह कौन बिहेव कर रहा है, CH3COOH, और H2O किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, NH4+ + H2O, क्या बना हमारा, H3O+ + NH3, ठीक है। यहां अगर हम ध्यान से देखें तो NH4+ हमारा क्या कर रहा है, H+ आयन डोनेट कर रहा है, वही H+ आयन कौन एक्सेप्ट कर रहा है, H2O एक्सेप्ट कर रहा है, और क्या बन रहा है हमारा, H3O+। तो NH4+ ने प्रोटॉन क्या किया, डोनेट किया, तो वो क्या हुआ, एसिड, और H2O ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो वो क्या हुआ, बेस। एक और एग्जांपल अगर हम देखें, NH3 + H2O, क्या बना हमारा, NH4+ और OH-। अगर हम ध्यान से देखें
तो H2O ने क्या किया है, इस बार H2O ने H प्लस आयन डोनेट किया है, वही H प्लस आयन किसने एक्सेप्ट कर लिया, NH3 ने, और क्या बना लिया, NH4 प्लस। तो यहां पर H2O ने क्या किया है, H प्लस आयन डोनेट किया है, तो यहां पर H2O एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और NH3 बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, यही यहां पर लिख रखा है कि फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन में वाटर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो H प्लस आयन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। और थर्ड रिएक्शन में अगर हम देखें तो H2O किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो H प्लस आयन डोनेट कर रहा है। तो एक चीज यहां पर ध्यान रख देना, H2O जो होता है हमारा एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है। तो एक नोट हमें ध्यान देना है, कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करती है। उनमें एग्जांपल के तौर पे हम देखें H2O, NH3, CH3, COOH, जो कि एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, या ऐसी स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, एम्फीप्रोटिक। क्या बोलते हैं, एम्फीप्रोटिक, जो कि एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करती है। अब एक चीज यहां पर हमें ध्यान देने की है, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, CH3COOH, ये जो एग्जांपल है हमारा फर्स्ट वाला, प्लस H2O, तो यहां पर बनेगा H3O प्लस प्लस CH3COO माइनस। अब ध्यान देना, यहां पर CH3COOH किसकी तरह बिहेव कर रहा था, एसिड की तरह, और H2O किसकी तरह कर रहा था, बेस की तरह। देखो यहां से H प्लस आयन निकला और क्या बना हमारा, CH3COO माइनस बना, और H2O से H2O ने क्या करा, H प्लस आयन एक्सेप्ट किया और क्या बना हमारा, H3O प्लस बना। तो CH3COOH से जब CH3COOH ने H प्लस आयन रिलीज किया तो हमारा बना CH3COO माइनस। तो ये CH3COO माइनस जो है ये इस एसिड का क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। और H2O से हमारा क्या बना, H3O प्लस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। एक एग्जांपल से यहां देखिए, देखो ये अभी जो मैंने एग्जांपल बताया था वही वाला एग्जांपल है। देखो CH3COOH प्लस H2O, CH3COO माइनस प्लस H3O प्लस। ठीक है, यहां पे ध्यान देना, CH3COOH जो है हमारा, उसने क्या करा, H प्लस आयन रिलीज किया और वही H प्लस आयन किसने एक्सेप्ट किया, H2O ने, तो H3O प्लस बना। देखो CH3COOH था एसिड और इससे हमारा क्या बना, CH3COO माइनस बना। तो CH3COO माइनस को हम बोलेंगे वो क्या है, CH3COOH का कॉन्जुगेट बेस है। और H2O से क्या बना, H3O प्लस बना, तो H3O प्लस को हम बोलेंगे कि वो H2O का क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। यहां पे ये लिख रखा है CH3COO माइनस आयन इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ CH3COOH while H3O plus ion is conjugate acid of H2O। यानी CH3COO माइनस CH3COOH का क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, और H3O प्लस H2O का क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। तो किसी भी एसिड से क्या बनता है, जब वो H प्लस आयन डोनेट करता है कॉन्जुगेट बेस बनता है, और किसी भी बेस से जब वो H प्लस आयन एक्सेप्ट करता है क्या बनता है, कॉन्जुगेट एसिड बनता है। अगर इस थ्योरी की मैं मेरिट्स की बात करूं तो एक मेरिट है यहां पर है कि बिसाइड्स वाटर एनी अदर सॉल्वेंट विच हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट और लॉस अ प्रोटोन may decide the acidic और बेसिक बिहेवियर ऑफ डिसॉल्व सब्सटेंसेस। मतलब जो हमने देखा था आरएनएस में वही यहां पर है कि यहां पर हमें सॉल्वेंट कौन सा लेना पड़ा, H2O ही लेना पड़ा। ये इस लाइन का मतलब है, हमें सॉल्वेंट कौन सा लेना पड़ेगा, H2O लेना पड़ेगा। सेकंड है हमारा कि दिस थ्योरी स्टेट्स दैट द टर्म्स एसिड एंड बेस आर कंपैरेटिव। A substance may act as an acid in one solvent while as a base in another solvent। देखो ध्यान से देखना, जो हमारा CH3COOH होता है, CH3COOH हमारा जो होता है वो अगर मैं इसकी रिएक्शन H2O के साथ कराऊं तो यहां पर क्या बनता है, CH3COO माइनस प्लस H3O प्लस। यहां पर सॉल्वेंट हमारा क्या हुआ,
यहां पे सॉल्वेंट हुआ H2O। अगर मैं एक और रिएक्शन की बात करूं CH3COOH प्लस HF, तो यहां पर हमारा बनेगा CH3COOH2 प्लस F माइनस। क्या बनेगा? F माइनस। यहां पर ध्यान देना, जब CH3COOH की रिएक्शन H2O के साथ कराई हमने, तो CH3COOH किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। पर अगर इसकी रिएक्शन हमने HF के साथ कराई तो वो CH3COOH किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बेस की तरह बिहेव कर रहा है। देखिए यहां पर CH3COOH2 बना है। ये कब बनेगा? जब HF क्या करेगा? H प्लस आयन डोनेट करेगा किसको? CH3COOH को। तो यहां पर जब H2O हमने सॉल्वेंट लिया तो CH3COOH एसिड की तरह बिहेव कर रहा था, और जब HF हमने सॉल्वेंट लिया तो CH3COOH किसकी तरह बिहेव कर रहा था? बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहां पे ये लिखा हुआ है एसिटिक एसिड एक्ट्स एज एन एसिड इन वाटर व्हाइल एज अ बेस इन HF। मतलब वाटर में तो एसिडिक एसिड किसकी तरह बिहेव करता है? एसिड की तरह बिहेव करता है, और HF अगर हमने लिया तो एसिटिक एसिड बेस की तरह बिहेव करता है। और ये हमने पहले ही देख रखा है कि CH3COOH की नेचर क्या होती है? एम्फीप्रोटिक होती है, यानी ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। अगर मैं इसकी डीमेरिट्स की बात करूं, ब्रोंस्टेड एंड लोरी की डीमेरिट्स की बात करूं, तो ब्रोंस्टेड एंड लोरी ने क्या बोला था कि H प्लस आयन जो डोनेट करता है वो एसिड होता है, और H प्लस आयन जो एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है। पर कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो H प्लस ट्रांसफर के अलावा भी होती है। इसमें लिख रखा है मेनी एसिड बेस रिएक्शन प्रोसीड विदाउट H प्लस ट्रांसफर। मतलब यहां पर अगर हम देखें तो कोई H प्लस आयन का ट्रांसफर यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये एक क्या हो गई? डीमेरिट्स। क्योंकि देखो SO2 से SO+2 बना, तो SO2 क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। और SO3 क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट लग रहा है, पर H प्लस आयन का कंसेप्ट नहीं लग रहा है, और तब भी ये हमारी कैसी रिएक्शन है? एसिड और बेस की रिएक्शन है। अब लास्ट हमारी थ्योरी है लुईस कंसेप्ट। एसिड और बेस की थ्योरी में जो हमारी लास्ट थ्योरी है वो क्या है? लुईस कंसेप्ट है। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। मतलब इलेक्ट्रॉन जो पेयर होता है उसका डोनेशन या तो डोनेट होगा या एक्सेप्ट होगा, इसलिए हमने इस कंसेप्ट को क्या बोला? इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट बोला। लुईस कंसेप्ट के हिसाब से एसिड क्या होता है? एन एसिड इज अ मॉलिक्यूल और आयन which can accept an electron pair with the formation of a coordinate bond। मतलब जो मॉलिक्यूल और आयन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, वो क्या होता है? लुईस कंसेप्ट के हिसाब से एसिड। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या होता है? एसिड होता है। ठीक है, तो यहां पे लिख रखा है एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं, अब एक चीज ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कौन करेगा? जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो इसमें अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स की, तो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जैसे कि BF3 हो गया, AlCl3 हो गया। ठीक है, अगर मैं कैटायंस की बात करूं तो कैटायंस में जैसे H प्लस हुआ, Fe+2 हुआ, Na+ हुआ, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैटायंस है। और अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूं, मॉलिक्यूल्स विद वेकेंट ऑर्बिटल्स, मतलब जिनके ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? वेकेंट होते हैं। उनमें एक एग्जांपल है SF4 और एक है PF3। अगर मैं SF4 की बात करूं तो यहां पर d ऑर्बिटल क्या होता है? वेकेंट होता है, और यहां पर भी d ऑर्बिटल क्या होता है? वेकेंट होता है। तो एसिड तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हुआ। और लुईस कंसेप्ट के हिसाब से बेस हमारा क्या है? बेस हमारा क्या है? लोन पेयर डोनर है। क्या है? बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर डोनर है। तो एसिड तो हमारा क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। लुईस कंसेप्ट के हिसाब से एसिड क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और बेस क्या होता है? बेस होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। या तो इलेक्ट्रॉन पेयर बोलो या लोन पेयर भी इसे बोल सकते हैं हम। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं लुईस कंसेप्ट के हिसाब से लोन मतलब बेस की, तो NH3, PH3, H2O, CH3COOH, ये कुछ एग्जांपल्स हैं बेस के किस लुईस कंसेप्ट के हिसाब से।
देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, थ्योरीज हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारा है न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा क्या है? न्यूट्रलाइजेशन है। तो न्यूट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है? अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मतलब न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? किसी भी एसिड की रिएक्शन जब बेस से होती है तो हमारा क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट, और एक क्या फॉर्म होता है? वाटर। यही हमारी क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो देखो फॉर एग्जांपल HCl यहाँ पे हमने एसिड लिया, NaOH यहाँ पे हमने बेस लिया, क्या बना हमारा? NaCl जो कि एक सॉल्ट है और वाटर बना। तो ये कौन सी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइन दे रखी है कि न्यूट्रलाइजेशन इज द कॉम्बिनेशन बिटवीन H+ आयन ऑफ एसिड विद OH- आयन ऑफ बेस टू फॉर्म H2O। ध्यान से देखना, ये जो रिएक्शन थी, अगर मैं इसको आयंस में लिखूं, H+ प्लस Cl माइनस, NaOH को मैंने लिखा Na+ प्लस OH-। यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं तो जो H+ है हमारा और जो OH- है हमारा, ये दोनों कंबाइन हुए और क्या फॉर्म हुआ हमारा? H2O फॉर्म हुआ। तो ये लाइन हमें ये लिख रखी है कि जो एसिड का H+ आयन है और बेस का जो OH- आयन है वो कंबाइन होके क्या फॉर्मेशन करते हैं? H2O का फॉर्मेशन करते हैं। किसमें? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। अब एक चीज हमें ध्यान देनी है, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो कौन सी नेचर की होती है? एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। यानी एक्सोथर्मिक नेचर मतलब उसमें हीट रिलीज होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। तो हीट इज इवॉल्व इन ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो अगर मैं एग्जांपल देखूं, जैसे यहाँ पे हमने एसिड लिया HCl और बेस लिया NaOH, यहाँ हमारा फॉर्म हुआ NaCl और H2O, और यहाँ पर हमारी हीट रिलीज हुई, क्योंकि हमने अभी देखा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान देनी है, अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो ऐसा नहीं है कि उसमें ज्यादा हीट रिलीज होगी। तो यहाँ पर जो हीट रिलीज हो रही है वो डिपेंड नहीं कर रही है किस पे? एसिड और बेस की नेचर पे। हम कोई सा भी एसिड लें, स्ट्रॉन्ग लें या वीक लें, तो वो डिपेंड नहीं कर रहा है हमारा कि कितनी हीट रिलीज होगी। मतलब हीट जो रिलीज हो रही है वो डिपेंड नहीं कर रही है हमारी एसिड और बेस की नेचर पर। तो यहां पर एक लाइन लिख रखी है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसेस आर कंप्लीटली आयनाइज्ड ऑफ देयर ओन इन द सॉल्यूशन। मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो खुद से ही कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, हमें वहां पर कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नो एनर्जी इज नीडेड फॉर देयर आयोनाइजेशन। ठीक है। अब हमने देख ही लिया था यहाँ पर H+ आयन जो एसिड का होता है, OH- आयन जो बेस का होता है, वो कंबाइन होकर हमारा क्या बनाते हैं? H2O। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक नेचर की होती है, और यहाँ पर हीट क्या होती है? रिलीज होती है। अगर मैं न्यूट्रलाइजेशन की एप्लीकेशन की बात करूं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एप्लीकेशन की बात करूं, तो यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारा, आपने कभी देखा होगा कि जो ओल्ड एज के, जो हमारे घर में ओल्ड एज के जो हमारे पर्सन्स होते हैं, उनको जनरली किसकी प्रॉब्लम होती है? एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि हमारे जो स्टोमक है उसमें गैस्ट्रिक जूसेस क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। और उन गैस्ट्रिक जूसेस में क्या प्रेजेंट होता है? गैस्ट्रिक जूसेस में प्रेजेंट होता है HCl, जो कि क्या है? एसिड है हमारा। ठीक है। अब जब HCl की क्वांटिटी स्टोमक में ज्यादा हो जाती है तो हमें क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है। अब इस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए है एंटा एसिड टैबलेट्स। भाई किसी भी एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? बेस न्यूट्रलाइज करेगा। तो जब हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो हम एंटा एसिड टैबलेट्स लेते हैं, जिनमें क्या प्रेजेंट होता है? एक बेकिंग सोडा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये दोनों क्या है हमारे? कौन सी नेचर के हैं? बेसिक नेचर के हैं। ठीक है। अगर सेकंड में देखूं तो बीज और आंट्स के स्टिंग्स में अगर मैं बात करूं तो एसिड प्रेजेंट होता है। कोई भी आंट और बीज जब हमें काट लेती है, बाइट करती है, तो उनमें क्या प्रेजेंट होता है? फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? जहां पर हमें बाइट किया है बीज और आंट्स ने, वहां पर क्या रब कर देते हैं? सोप रब कर देते हैं, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? NaOH, जो कि क्या है? बेस है। थर्ड अगर मैं देखूं, एक होता है वास्प। वास्प जो होता है उसके स्टिंग में क्या होता है? बेस प्रेजेंट होता है या एल्कली प्रेजेंट होता है। अब इस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें किसी एसिड की रिक्वायरमेंट है, तो वो एसिड
हम क्या किसका यूज करते हैं, एसिटिक एसिड का यूज करते हैं, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, विनेगर में प्रेजेंट होता है। फोर्थ अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा जो हमारे खेत वगैरह होते हैं तो उसमें क्या होता है, जो सोइल होती है वो एसिड रेन के कारण क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। अब इस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सोइल में मिक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मिक्स या ऐड कर देते हैं। सोइल में क्या ऐड कर देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अगर हम आगे बढ़े, अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन हमारा यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, बहुत ही इस चैप्टर का जो हेडिंग है वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो थर्ड हमारा लास्ट हमारा है यहाँ पर सॉल्ट। सॉल्ट के बारे में हमें पढ़ना है। तो सॉल्ट क्या होता है, अ सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद अ बेस। मतलब हमने देखा था कोई भी एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है। तो ये वही सॉल्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो किसी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक प्रोडक्ट हमारे क्या मिलता है, हमें सॉल्ट मिलता है। मतलब कोई भी एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, हमारा सॉल्ट फॉर्म होता है और एक वाटर फॉर्म होता है। तो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं आपको, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की हमने रिएक्शन करी, हमारा क्या फॉर्म हुआ, CaSO4 और H2O। यहाँ पर CaSO4 हमारा क्या है, सॉल्ट है। सेकेंड अगर मैं बात करूं, CuOH का होल ट्वाइस प्लस HNO3, और यहाँ पर हम एक चीज बनी है हमारा कॉपर नाइट्रेट। तो यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट क्या है, कॉपर नाइट्रेट क्या है, सॉल्ट है। और एक लास्ट एग्जांपल अगर हम देखें, NaOH प्लस HCl क्या बना, NaCl प्लस H2O। NaCl यहाँ पर क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, NaOH यहाँ पर बेस है और HCl यहाँ पर एसिड है। हमारा क्या फॉर्म हुआ, सॉल्ट और वाटर। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं, सॉल्ट के क्लासिफिकेशन की, तो दो तरीके से हम सॉल्ट को क्लासिफाई करते हैं। उसमें से जो फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन। क्या है, मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेस पर हम सॉल्ट को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। तो इसमें हमारे 4-5 तरीके के सॉल्ट आएंगे। तो फर्स्ट है हमारा इसमें नॉर्मल सॉल्ट। क्या है, नॉर्मल सॉल्ट है। देखो सॉल्ट के क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो सॉल्ट का क्लासिफिकेशन हम दो टाइप से करते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारा मोड ऑफ फॉर्मेशन, और सेकंड टाइप हमारा आएगा जो पीएच वैल्यू जो हमारी होती है उसके बेस पर। मतलब कोई सॉल्यूशन होगा, उसकी पीएच वैल्यू क्या रहेगी उसके हिसाब से हम सॉल्ट को क्लासिफाई करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा मोड ऑफ फॉर्मेशन। इसमें फर्स्ट सॉल्ट है हमारा नॉर्मल सॉल्ट। क्या है, नॉर्मल सॉल्ट। तो इसकी अगर हम इसको डिफाइन करने चलें तो क्या होता है, द सॉल्ट्स which are obtained by complete replacement of the ionizable hydrogen atoms of an acid by a metallic or an ammonium ion। अब देखो ये लाइन का क्या मतलब है, देखो एसिड मैंने लिया HCl, बेस मैंने लिया NaOH। देख ध्यान से देखना, यहां पर जो बेस है उसका जो आयन है, या मैं बेस के कैटायन की बात करूं, या मैं इसको Na+ जो है यहां पर इसको बोल सकता हूं मेटेलिक आयन। क्या बोल सकता हूं, मेटेलिक आयन। Na ने क्या किया, Na+ ने H+ आयन को क्या किया, H+ आयन को रिप्लेस किया है, और हमारा क्या फॉर्म हुआ, NaCl फॉर्म हुआ और H2O फॉर्म हुआ। तो यहां पर अगर हम देखें HCl की NaOH के साथ रिएक्शन हुई तो फॉर्म हुआ NaCl और H2O। तो या नॉर्मल सोल्ट, NaCl क्या है, नॉर्मल सोल्ट। तो नॉर्मल सोल्ट कब बनता है, नॉर्मल सोल्ट जब बनता है जब कोई मेटेलिक आयन जो कि बेस का होगा, मेटेलिक आयन किसको रिप्लेस करे, एसिड के H+ आयन को रिप्लेस करे कंप्लीटली, है ना, कंप्लीटली रिप्लेस करे, तब हमारा क्या बनता है, नॉर्मल सोल्ट बनता है। और नेक्स्ट अगर हम देखें एक एग्जांपल H2SO4 प्लस 2 NaOH क्या बना, हमारा Na2SO4 बना और H2O बना। Na2SO4 क्या है, नॉर्मल सोल्ट है। देखो यहां पर क्या किया, ये जो दो Na+ हैं, जो दो सोडियम के आयन है, उन्होंने किसको रिप्लेस किया है, दो हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस किया है, और क्या बना, Na2SO4 बना और H2O बना। तो नॉर्मल सोल्ट कब बनता है, जब मेटेलिक आयन, बेस का मेटेलिक आयन या अमोनियम आयन एसिड के H+ आयन को कंप्लीटली क्या करे, रिप्लेस करे, तब हमारा क्या बनता है, नॉर्मल सोल्ट बनता है। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट हमारा टाइप है एसिड सोल्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा टाइप, एसिड सोल्ट।
अब एसिड सोल्ट को अगर हम डिफाइन करें तो क्या होता है, द सोल्ट्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अ पॉलीबेसिक एसिड बाय अ मेटल और एन अमोनियम आयन। ध्यान से देखना, पहली बात तो यहां पर हमें एसिड लेना है पॉलीबेसिक। पॉलीबेसिक मतलब जिस एसिड की बेसिसिटी एक से ज्यादा हो वो क्या कहलाते हैं, हमारी पॉलीबेसिक एसिड। तो एक चीज हमें ध्यान रखनी है, यहां पर हमें एसिड लेना है कौन सा, पॉलीबेसिक एसिड लेना है। अब ध्यान देना, यहां पर हमने बेस लिया है NaOH, यहां पर जो सोडियम आयन है उसने क्या किया, एक H+ आयन को क्या किया, रिप्लेस किया है और हमारा क्या बना, NaHSO4 + H2O बना। तो हमने डेफिनेशन में देखा था कि पार्शियल रिप्लेसमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पार्शियल रिप्लेसमेंट होना चाहिए हाइड्रोजन एटम्स का। देखो यहां पर 2 हाइड्रोजन एटम्स थे या 2 हाइड्रोजन आयंस थे, उसमें से एक ही हाइड्रोजन आयन क्या हुआ है, रिप्लेस हुआ है, किसने रिप्लेस किया है, Na+ ने, और क्या बना हमारा NaHSO4 + H2O। तो यहां पर क्या हुआ, हमारा पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ है H+ आयंस का, और हमारा ये जो NaHSO4 बना है वो कैसा सोल्ट है, एसिडिक सोल्ट। अब एक चीज हमें ध्यान देनी है कि एसिडिक सोल्ट कब बनता है, एसिडिक सोल्ट कब बनता है, जब ये एसिडिक सोल्ट कब बनता है, जब हमारा इनसफिशिएंट अमाउंट में क्या हो, बेस हो। ध्यान से देखना, देखो H2SO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 2 OH- आयन की आवश्यकता थी। क्यों, क्योंकि H2SO4 के पास 2 हाइड्रोजन आयन है जो कि रिप्लेस हो सकते हैं, पर हमारे पास यहां पर एक ही OH- आयन प्रेजेंट है, यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि इनसफिशिएंट अमाउंट है किसका, बेस का। तो एसिडिक सोल्ट कब बनता है, जब बेस हमारा क्या होता है, इनसफिशिएंट अमाउंट में होता है। देखो यहां पर NaOH इनसफिशिएंट अमाउंट में है, अगर ये NaOH के 2 मॉलिक्यूल यहां पर होते, मतलब ये अगर मैं H2SO4 की रिएक्शन 2 NaOH के साथ कराता तो यहां पर हमारा बनता Na2SO4 + H2O, और ये हमारा क्या है, नॉर्मल सोल्ट है। तो पर यहां पर NaOH सफिशिएंट अमाउंट में है, तब हमारा नॉर्मल सोल्ट बन गया। पर यहां पर एसिडिक सोल्ट के केस में जो बेस होता है वो इनसफिशिएंट अमाउंट में होता है, इसलिए हमारा क्या फॉर्म होता है, एसिडिक सोल्ट फॉर्म होता है। ठीक है, अगर देखो यहां पर NaHSO4 बना था, इसकी रिएक्शन अगर मैं दोबारा NaOH के साथ करा दूं तब जाके हमारा क्या बना, तब जाके हमारा बना Na2SO4 जो कि एक क्या है, नॉर्मल सोल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बेसिक सोल्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा, बेसिक सोल्ट है। तो जैसे कि हमने देखा था एसिडिक सोल्ट में पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है H+ आयन का, तो बेसिक सोल्ट में क्या होता है, पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है OH- आयन का। पार्शियल रिप्लेसमेंट किसका होता है, OH- आयन का। वहां पर हमने देखा था जो एसिड होता है वो पॉलीबेसिक होना चाहिए, और यहां पर जो बेस होता है वो क्या होना चाहिए, पॉली एसिडिक होना चाहिए। मतलब जिस बेस की एसिडिटी एक से ज्यादा हो वो बेस हमें यहां पर लेना है। बिल्कुल सेम है, वहां पर क्या था, बेस जो था वो इनसफिशिएंट अमाउंट में था, और यहां पर हमारा एसिड जो होता है वो एसिड हमारा इनसफिशिएंट अमाउंट में होता है। देखो PbOH का उल्टवाइज, यहां पर 2 OH- आयन है जो रिप्लेस हो सकते हैं, पर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक H+ आयन है, तो हमारा क्या फॉर्म हुआ, बेसिक सोल्ट फॉर्म हुआ, PbOHCl। ये क्या है, बेसिक सोल्ट है जिसका नाम है बेसिक लेड क्लोराइड। तो एक चीज हमें ध्यान देनी है कि बेसिक सोल्ट कब प्रोड्यूस होता है, जब एसिड हमारा इनसफिशिएंट अमाउंट में हो। देखो अगर यहां पर PbOH का ओल्टवाइज की रिएक्शन अगर मैं 2HCl के साथ करा देता, मतलब HCl के 2 मॉलिक्यूल होते, तो हमारा यहां पर क्या बन जाता, PbCl2, जो कि क्या है, नॉर्मल सोल्ट है। पर HCl हमारा इनसफिशिएंट अमाउंट में, यानी हम बोल सकते हैं कि एसिड हमारा इनसफिशिएंट अमाउंट में है, तो हमारा क्या फॉर्म हुआ, बेसिक सोल्ट फॉर्म हुआ। अब ये जो PbOHCl है इसकी रिएक्शन में दोबारा HCl के साथ करा दूं तो देखो PbCl2 बन गया, और जो कि हमारा क्या है, नॉर्मल सोल्ट है। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं बेसिक सोल्ट की, तो एक होगा CuOHCl, एक हमारा हो गया CuOH NO3, एक है हमारा PbOH NO3। ये कुछ एग्जांपल्स है किसके, बेसिक सोल्ट के। नेक्स्ट है हमारा डबल सोल्ट।
नेक्स्ट हमारा क्या, डबल सोल्ट। अब डबल सोल्ट को अगर मैं डिफाइन करने जाऊं तो है द सॉल्ट्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट्स फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ देयर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर नोन एज डबल सोल्ट। मतलब डबल सोल्ट कब फॉर्म होता है, डबल सोल्ट कब फॉर्म होता है, जब हम दो सिंपल सोल्ट लें और दो सिंपल सोल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए और उन दोनों सॉल्यूशन को हम क्या कर दें, मिक्स कर दें, और मिक्स करने के बाद उनका क्रिस्टलाइजेशन कर दें तो डबल सोल्ट हमारा फॉर्म हो जाएगा। देखो एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं तो एग्जांपल से, जैसे कि अगर हम पोटाश एलम की बात करें, इसे हम जनरल घर की भाषा में हम क्या बोलते हैं, फिटकरी भी बोलते हैं, पोटाश एलम K2SO4.Al2SO4 का होल्थराइज .24H2O। ध्यान देना ये कब फॉर्म होगा, देखो इसमें हमने दो सिंपल सोल्ट लिए हैं K2SO4 और एक हमने लिया है Al2SO4 का होल्थराइज। क्या लिया है, होल्थराइज। अब देखो इन दोनों का हमने क्या किया है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन लिया है, K2SO4 का भी सेचुरेटेड सॉल्यूशन लिया है, Al2SO4 का होल्थराइज इसका भी हमने क्या लिया है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन लिया। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद इनका क्या करना है, हमें क्रिस्टलाइजेशन करना है। क्या करना है, क्रिस्टलाइजेशन करना है। तो हमारा क्या फॉर्म होगा, पोटाश एलम, जो कि क्या है, डबल सोल्ट है। ध्यान से देखना, देखो यहाँ पर K2SO4 लिया मैंने, एक लिया मैंने Al2SO4 का होल्थराइज और 24H2O। अब इसका हमने क्रिस्टलाइजेशन किया तो हमारा क्या फॉर्म होगा, पोटाश एलम फॉर्म हुआ, जो कि एक डबल सोल्ट है। ध्यान देना, देखो यहां पर क्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब होता है, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन में से सॉलिड कंपाउंड को सेपरेट करना, किसकी फॉर्म में, क्रिस्टल्स की फॉर्म में, वही क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है। किसी भी सॉल्यूशन में से जो सॉलिड सब्सटेंस है या सॉलिड कंपाउंड है उसको क्रिस्टल्स की फॉर्म में सेपरेट करने को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। अगर मैं डबल सोल्ट के एग्जांपल्स की बात करूं तो डबल सोल्ट के एग्जांपल्स में एक होता है हमारा मोहर सोल्ट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4.NH4 का होल्टराइज SO4.6H2O। एक है हमारा डोलोमाइट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3.MgCO3। एक होता है हमारा कार्नेलाइट, जिसका फॉर्मूला होता है KCl.MgCl2.6H2O। तो ये कुछ एग्जांपल्स है किसके, डबल सोल्ट के। नेक्स्ट अगर मैं देखूं, नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड सोल्ट। नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड सोल्ट। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द सोल्ट विच कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स आर कॉल्ड मिक्स्ड सोल्ट। देखो अगर इसको मैं एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो देखो जैसे NaKCO3 है हमारा, डेफिनेशन में लिख रखा है जिस सोल्ट में एक से ज्यादा टाइप के एसिड और बेसिक रेडिकल होते हैं वही हमारा क्या होता है, मिक्स्ड सोल्ट होता है। अगर मैं बात करूं इसमें Na+ और K+ दो रेडिकल्स हैं जो कि बेसिक रेडिकल्स होते हैं हमारे, तो ये हमारा क्या हो गया, मिक्स्ड सोल्ट हो गया। ठीक है। और एक मैं अगर बात करूं, देखो यहां पर एक एग्जांपल है CaOClCl2, इसे हम बोल सकते हैं CaOCl2 भी बोल सकते हैं, जो किसका फॉर्मूला होता है, ब्लीचिंग पाउडर का होता है। ध्यान देना इसमें दो रेडिकल्स हैं हमारे पास OCl- और Cl-, जो कि क्या होते हैं, एसिड रेडिकल्स होते हैं। तो इस सोल्ट में दो या दो से ज्यादा, मतलब जो कि मिक्स्ड सोल्ट की डेफिनेशन है, द सोल्ट विच कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ एसिडिक और बेसिक रेडिकल, एक से ज्यादा टाइप के एसिड और बेसिक रेडिकल होते हैं, वो क्या होता है, मिक्स्ड सोल्ट होता है। तो इसमें दो टाइप के क्या है हमारे, एसिडिक रेडिकल्स हैं, तो ये क्या हमारा हो गया, मिक्स्ड सोल्ट हो गया। अगर मैं कुछ और एग्जांपल की बात करूं मिक्स्ड सोल्ट की, तो एक है जैसे हमारा NaKSO4, इसमें क्या है, दो बेसिक रेडिकल्स हैं। एक है हमारा Na2KPO4, इसमें भी क्या है, दो बेसिक रेडिकल हैं, Na और K। अब एक टाइप तो हमारा ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन। अगर मैं सोल्ट को क्लासिफाई करने जाऊं तो दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन होता है क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्ट सॉल्यूशन बेस्ड ऑन पीएच वैल्यूज। क्या होता है, पीएच वैल्यूज के बेस पर सोल्ट को हम क्या करते हैं, क्या किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। तो इसमें हम ध्यान दें तो जो सोल्ट हम देखेंगे वो एसिड और बेस की नेचर पे डिपेंड करेगा। क्या करेगा, एसिड और बेस की नेचर पे डिपेंड करेगा। देखो इसमें अगर मैं फर्स्ट बात करूं न्यूट्रल सोल्ट सॉल्यूशन की, तो
न्यूट्रल सॉल्ट का सोल्यूशन कब बनता है, जब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराता हूं तो हमारा कैसा सोल्ट होता है, कैसा सोल्ट बनता है, न्यूट्रल सोल्ट बनता है। ठीक है, न्यूट्रल सोल्ट बनता है। अब देखो न्यूट्रल सोल्ट होगा तो उसकी पीएच क्या होगी, 7 के इक्वल होगी। ठीक है, तो यही लिख रखा है, सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसेस आर न्यूट्रल एंड हैव पीएच इक्वल टू 7। मतलब जब स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होती है तो कैसा सोल्ट फॉर्म होता है हमारा, न्यूट्रल सोल्ट फॉर्म होता है। अगर न्यूट्रल सोल्ट है उसकी पीएच क्या होगी, 7 के इक्वल होगी। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे NaCl है तो NaCl किस किस से मिलकर बना है, NaOH और HCl से, दोनों ही हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो क्या बनेगा हमारा, न्यूट्रल सोल्ट बनेगा। अगर मैं KCl की बात करूं, ये किससे फॉर्म हुआ है, KOH और HCl से, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो हमारा क्या बना, न्यूट्रल सोल्ट। NaNO3 की अगर मैं बात करूं तो ये बना है NaOH से और HNO3 से, तो HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हमारा क्या बनेगा, न्यूट्रल सोल्ट बनेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं न्यूट्रल सोल्ट के। सेकंड में बात करूं एसिडिक सोल्ट सॉल्यूशन की, तो एसिडिक सोल्ट सॉल्यूशन, एसिडिक सोल्ट कब बनता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन हम वीक बेस के साथ कराएं, तो क्या बनेगा हमारा, एसिडिक सोल्ट सॉल्यूशन बनेगा। तो यहां पर लिख रखा है, सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेसेस आर ऑफ एसिडिक नेचर एंड हैव, अगर एसिडिक सोल्ट है तो उसकी पीएच 7 से लेस होगी। ठीक है, और जब एसिडिक सॉल्यूशन है तो वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, रेड कर देगा। तो एसिडिक सोल्ट सॉल्यूशन कब बनता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन किसके साथ होती है, वीक बेस के साथ होती है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, NH4 का होल ट्वाइस SO4 है ना, NH4 देखो यहां पर ये किस किस से मिलकर बना है हमारा, NH4OH प्लस H2SO4 से। H2SO4 हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है और NH4OH हमारा क्या है, वीक बेस है। तो ये कौन सी नेचर का होगा, जब एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कौन सी नेचर होगी, एसिडिक नेचर का होगी। अगर NH4Cl की बात करूं, ये बना है हमारा NH4OH से और HCl से, तो NH4OH तो हमारा वीक बेस हो गया और HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, तो NH4Cl की नेचर कैसी होगी, एसिडिक नेचर होगी। लास्ट हम देखें बेसिक सोल्ट सॉल्यूशंस, लास्ट हमारा क्या है, बेसिक सोल्ट सॉल्यूशन है। तो जब ध्यान से देखना, बेसिक सोल्ट सॉल्यूशन कब बनेगा, जब हम स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन कराएं, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन कराएं वीक एसिड के साथ। देखो यहां पर लिख रखा है, सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसेस एंड वीक एसिड्स आर ऑफ बेसिक नेचर, और जब बेसिक नेचर होगी तो पीएच क्या होगी, 7 से ज्यादा होगी या मोर देन 7 होगी। तो अगर बेसिक सॉल्यूशन होगा तो बेसिक सोल्ट, अगर बेसिक नेचर होगी तो वो रेड लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। तो बेसिक सोल्ट कब बनता है, जब स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन होती है वीक एसिड के साथ। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे Na2CO3 है तो यहां पर बेस NaOH है और एसिड क्या है, H2CO3 है। H2CO3 वीक एसिड होता है और NaOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो Na2CO3 की जो नेचर होगी वो क्या होगी, बेसिक होगी, क्योंकि ये किससे मिलकर बना है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से। ठीक है, अगर मैं K3PO4 की बात करूं, ये मिलकर बना है KOH से और H3PO4 से। तो KOH हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और H3PO4 हमारा क्या होता है, वीक एसिड होता है। तो K3PO4 की जो नेचर है वो कैसी होगी, बेसिक नेचर की होगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है। तो यहां पर हमारा सॉल्ट फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कमर्शियली अवेलेबल कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, कमर्शियली अवेलेबल कंपाउंड्स, जिसमें हम बात करेंगे सोडियम क्लोराइड की या NaOH की बात करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, या कास्टिक पोटाश की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमें देखना है केमिकली अवेलेबल कंपाउंड्स। तो यहां पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। थैंक यू।